नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे विषकन्या का जहर, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उसे दोपहर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर उसकी इच्छा पूर्ण हुई। सराय के मालिक के कथनानुसार निश्चय ही यही राजकुमार प्रबल है। ऐसी विशेष शख्सियत को बड़ी आसानी से लाखों आदमियों के बीच पहचाना जा सकता है। जब प्रबल का रथ उसके समीप से गुजरा, रुकिए राजकुमार, रुकिए। राजकुमार प्रबल ने तुरंत ही रथ रोक दिया। तत्पश्चात मोहिनी दौड़कर उसके रथ के समीप आई। तुम सुंदरी, तुम कौन हो? क्या तुमने ही हमें आवाज़ देकर रोका है? हाँ राजकुमार, मुझसे ही ये अपराध हुआ है। कहो, हमसे क्या चाहती हो? क्षमा करें राजकुमार, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। यानी राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या? हाँ युवराज। बेशक आपका शरीर बाह्य रूप से थोड़ा असुंदर है, पर आपका मन बहुत ही कोमल एवं सुंदर है। इसलिए मैं आपको पति के रूप में वरन चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो। ओह, ये बड़ा ही सुंदर अवसर मेरे हाथ लगा है। मेरी शारीरिक कुरूपता के कारण ही आज तक मेरा विवाह नहीं हो सका है। आज जबकि ये सुंदर युवती स्वयं ही मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख रही है, तो मुझे निसंकोच इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सोच, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है सुंदरी। ओह, तब तो मैं बड़ी ही सौभाग्यशाली हूँ राजकुमार। आओ सुंदरी, हमारे साथ महल में चलो। वहाँ हम तुम्हें अपने पिताजी महाराज से मिलवाएंगे। नहीं राजकुमार, पहले आप मेरे माता पिता से मिलेंगे। कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? वे राज्य की सीमा के समीप ही एक झोपड़ी में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए आपको मेरे साथ वहाँ चलना होगा। तो शुभ कार्य में देरी कैसी? आओ मेरे साथ रथ में बैठ जाओ और मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो। चलिए राजकुमार। मोहिनी रथ में आ बैठी। तब प्रबल ने रथ आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक कि तो मेरी योजना निर्विघ्न सफल हो गई है। मुझे अपनी तकदीर से स्वयं ही ईर्ष्या हो रही है। आज एक सुंदरी ने मुझ जैसे कुरूप के आगे प्रणय निवेदन किया है। शीघ्र ही उनका रथ जब एक निर्जन स्थान से होकर गुजरा। राजकुमार, बड़ी सुंदर जगह है, क्यों ना हम कुछ देर यहाँ बैठकर बातें करें? विचार अच्छा है। प्रबल ने रथ एक पेड़ के नीचे रोक दिया। सुंदरी, तुम्हें अपने इतने समीप पाकर जी कर रहा है कि तुम्हें बाहों में भरकर चूम लूं। तो आपको रोका किसने है राजकुमार? आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। प्रबल ने लपक कर मोहिनी को बाहों में भर लिया और अगले ही पल बन गया काम। मेरे शरीर का घातक विष इसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब ये बचेगा नहीं। क्षण भर में ही प्रबल का शरीर नीला पड़ गया और वो निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। मोहिनी ने घसीटकर उसके शव को रथ में चढ़ाया। तत्पश्चात रथ की दिशा को धवलगढ़ की ओर वापस मोड़कर उसके जूते घोड़े को चाबुक मार दिया। अब ये घोड़े रथ को धवलगढ़ में ले जाएंगे। हिंद। मोहिनी का सोचा पूरा हुआ। रथ जब धवलगढ़ में पहुंचा, अरे ये तो राजकुमार प्रबल का रथ है। राजकुमार तो रथ में मृत पड़े हुए हैं। सैनिकों ने जब रथ को रोका, ओह, राजकुमार तो मृत पड़े हुए हैं। क्या? जब प्रबल का शव महल में ले जाया गया, ओह प्रबल, ये क्या हो गया? धवल सिंह पुत्र की असामयिक मृत्यु से हतप्रभ सा रह गया था। जैसा भी था, आखिर प्रबल था तो हमारा ही खून। इस घटना के 5वें दिन रात्रि को मोहिनी चित्ररथ से कह रही थी, चित्ररथ, महाराज अवंती सेन से कहना कि मैंने प्रबल को ठिकाने लगा दिया है। अच्छा मोहिनी। जब वो सूचना चित्ररथ ने बल्लभगढ़ पहुंचकर राजा अवंती सेन को दी, धवल सिंह एक के बाद एक अपने पुत्रों को मरते देख बुरी तरह टूट कर रह जाएगा। जब उसके तीनों पुत्र मर जाएंगे, तब हम उसके राज्य पर हमला कर देंगे
उस अवस्था में पुत्रों की मृत्यु से बुरी तरह आहत धवल सिंह हमसे मुकाबला करने योग्य कदापि नहीं रह जाएगा। इधर अब मोहिनी राजकुमार कुशल से मिलने के अवसर की खोज में रहने लगी। एक दिन ये महल में से किसका रथ निकला है? अरे तुम इसे नहीं जानती बहन? ये दुराचारी राजकुमार कुशल है। इसकी बुरी नज़रों से बचकर रहने में ही तो कुशलता है। ये कहकर वो स्त्री तो शीघ्रता से वापस मुड़कर वहाँ से चली गई। और अब मुझे अपना नाटक प्रारंभ करना होगा। जब कुशल का रथ उसके समीप से गुजरा, अरे! कुशल ने तत्काल ही रथ रोक लिया और रथ से उतरकर मोहिनी के समीप आया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं राजकुमार, बस थोड़ा सा घुटना छिल गया है। क्षमा करना सुंदरी, मेरे रथ से तुम्हें चोट लग गई है। पर तुम इतनी हड़बड़ी में सड़क पार करके कहाँ जा रही थी? राजकुमार, मेरा नाम वेला है। मैं नर्तकी हूँ। सामने फूलों के गजरों की दुकान देखी तो गजरे खरीदने का लोभ संवर ना कर सकी। मैं सड़क पार कर गजरे की दुकान पर ही पहुंचना चाहती थी। इसी जल्दीबाजी में आपके रथ से टकरा बैठी। तो तुम नर्तकी हो? जी राजकुमार। बेला, आज तुम हमारे सामने अपना नृत्य पेश करोगी, ये हमारा आदेश है। लेकिन कहाँ राजकुमार? महल में यदि महाराज धवल सिंह को इस बात की सूचना मिल गई तो? नहीं, उन्हें मैं पता नहीं लगने दूंगा। धवलगढ़ की सीमा पर हमारा एक महल है। हम उस महल में ही तुम्हारे नृत्य का आनंद लेंगे। कुशल उसी समय मोहिनी को उस महल में लेकर पहुंचा। बेला, इस महल में की गई हमारी कारगुजारियों की भनक तक पिताजी महाराज को नहीं लगती है। इस वीराने में केवल हमारा ही राज है। कुछ देर बाद ही कुशल मदिरा के जाम पर जाम चढ़ा रहा था और मोहिनी उसके सामने नृत्य करने लगी। जब कुशल नशे में पूरी तरह मदहोश हो गया, अगले ही पल कुशल का शरीर नीला पड़ना प्रारंभ हो गया। जब कुशल का शव राजा धवल सिंह के पास लाया गया, कुशल भी हमारा साथ छोड़ गया। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? हमारे पुत्र एक एक करके इस प्रकार क्यों मर रहे हैं? कुशल की चिता को राजकुमार निश्चल ने अग्नि दी। इस घटना की 5वीं रात। चित्ररथ, महाराज से कहना मैंने कुशल की जीवन लीला भी समाप्त कर दी है। अब मेरा अगला शिकार निश्चल होगा, पर सुना है वो तो अच्छे चरित्र वाला है। उसको मैं अपने जाल में किस प्रकार फंसाऊं? अगले ही दिन जब वो धवलगढ़ में घूम रही थी, अरे! राज परिवार का रथ मंदिर के बाहर खड़ा है। लगता है राज परिवार का कोई सदस्य दर्शनार्थ मंदिर में गया है। मोहिनी मंदिर के द्वार पर पहुंची। पुजारी जी, क्या मंदिर में राज परिवार का कोई सदस्य गया है? हाँ बेटी, राजकुमार निश्चल बहुत ही धर्म प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आते हैं। यह सुन मोहिनी लपक कर मंदिर में घुस गई। वो रहा राजकुमार निश्चल। भगवान की मूर्ति के समक्ष पहुँच मोहिनी ने अपना नाटक प्रारंभ कर दिया। भगवान, मेरे माता पिता तो तूने छीन ही लिए। अब इस दुनिया में मुझ अनाथ को कौन सहारा देगा? काश मेरा कोई भाई होता। ये कह वो भगवान के चरणों में गिर रोने लगी। अगले ही पल, बहन रो नहीं, आज से मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। रोती हुई मोहिनी ने झटके से सिर ऊपर उठाया। सच आप मेरे भाई बनेंगे? आज रक्षाबंधन तो नहीं है बहन, फिर भी अपने विश्वास की पूर्ति के लिए तुम मेरी कलाई पर राखी बांध सकती हो। ये सुन मोहिनी ने अपना आंचल फाड़ा और उसे निश्चल की कलाई पर बांध दिया। तत्पश्चात, मेरे भाई की उम्र हजारों वर्ष हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। अगले ही पल, मोहिनी का कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए वो बिना एक पल भी गवाए मंदिर से बाहर आ गई। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मुझे धवलगढ़ छोड़कर बल्लभगढ़ पहुंच जाना चाहिए। कुछ देर बाद ही, अरे! राजकुमार तो मृत पड़े हुए हैं। निश्चल के 100 को महल में लाया गया।
आज हमारे कुल का अंतिम दीपक भी बुझ गया। बेटा, तू भी हमें छोड़ गया। उठो महारानी, राजकुमार के अंतिम संस्कार का प्रबंध करना है। नहीं महाराज, मैं अपने लाल को आग के हवाले नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? महाराज, मेरे तीनों पुत्रों अकाल मौत मरे हैं। अवश्य ही इस बात में कोई रहस्य है। रहस्य हो भी तो अब हम क्या कर सकते हैं महारानी? महाराज, एक बार आपने मुझे बताया था कि आपके गुरु महर्षि संदीपन बहुत ही ज्ञानी हैं। वे भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की बातों को जान लेते हैं। आप राजकुमार निश्चल का शव उनके पास लेकर जाइए और उनसे निश्चल की मृत्यु का कारण पूछिए। कारण बताने के साथ साथ क्या पता वे निश्चल को पुनः जिलाने का भी कोई उपाय बता दे। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी, इस बारे में तो हमने सोचा ही ना था। धवल सिंह उसी समय निश्चल के शव के साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचा। धवल सिंह, क्या हुआ तुम्हारे पुत्र को? गुरुदेव, मेरा दुनिया लूट चुकी है। आप ही बताएं कि इसे और मेरे बाकी पुत्रों को क्या हुआ था। ये सुन संदीपन ऋषि ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, ओह, तो ये बात है। उन्होंने धवल सिंह से कहा, बेटा धवल, तुम्हारे बाकी दोनों पुत्रों को तो मैं वापस नहीं ला सकता, पर हाँ, इसको अवश्य जीवन दान दे सकता हूँ। सच गुरुदेव? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने पुत्र के शव के साथ कुछ दिनों तक यहीं आश्रम में ही रुकना होगा। मैं रुक जाऊंगा गुरुदेव। तब संदीपन ऋषि ने निश्चल के शव पर एक लेप लगाया। इस लेप के कारण धवल, तुम्हारे बेटे का शव कई माह तक खराब नहीं होगा। तब संदीपन ऋषि ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को अपने एक शिष्य को देकर बोला, वत्स, इस पत्र को बल्लभगढ़ के राजा अवंती सेन को दे आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। उधर बल्लभगढ़ में, महाराज, मैं अपना कार्य पूर्ण कर आई हूँ। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी मोहिनी। अवंती सिंह ने उसी समय प्रधानमंत्री चंद्रमणि को बुलवाया। प्रधानमंत्री जी, इस समय अभिमानी धवल सिंह पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबा हुआ होगा। उस पर हमला करने का ये उचित अवसर है। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। हम आज ही धवलगढ़ की ओर अपनी सेना के साथ कूच करने की सोच रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं सेनापति को इस बात की सूचना अभी भिजवाए देता हूँ। उसी समय महर्षि संदीपन का पत्र लेकर उनका शिष्य राजा अवंती सेन के पास पहुंचा। राजा अवंती सेन, तुम पत्र मिलते ही मुझसे मिलने मेरे आश्रम में चले आओ। साथ में मोहिनी नाम की विषकन्या को लाना ना भूलना। तुम्हारा गुरु महर्षि संदीपन। पत्र पढ़कर वो सोच में पड़ गया। गुरुदेव ने मुझे आश्रम में क्यों बुलवाया है, वो भी विषकन्या मोहिनी के साथ? गुरुदेव की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। धवलगढ़ की ओर कुछ करने के विचार को आश्रम के वापस लौटने तक स्थगित करना पड़ेगा। अवंती सेन उसी दिन महर्षि संदीपन के आश्रम में पहुंचा। राजा धवल सिंह यहाँ? जब वो महर्षि संदीपन के पास पहुंचा, गुरुदेव, मुझे कैसे याद किया आपने? बैठो, सब कुछ बताते हैं तुम्हें। राजा धवल सिंह का मृत पुत्र निश्चल यहाँ? महर्षि संदीपन के आदेश पर उनका एक शिष्य राजा धवल सिंह को भी कुटिया में बुलाया। तत्पश्चात, अवंती सेन, इस मृत युवक को पहचानते हो? ये धवल सिंह का तीसरा एवं अंतिम पुत्र निश्चल है। अवंती सेन, अपने जग से अपमान का तुमने धवल सिंह से इतना क्रूर बदला लिया। विषकन्या के द्वारा इसके तीनों पुत्रों को मरवा डाला। क्या? मेरे पुत्रों को राजा अवंती सिंह ने मरवाया था? ओह हाँ धवल सिंह, लेकिन दोषी तुम भी हो। तुम्हें इस प्रकार भरी सभा में अवंती सेन का अपमान नहीं करना चाहिए था, परंतु तुम्हारा भी क्या कसूर है? तुम उस समय शक्ति एवं अभिमान के मद में चूर थे। गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे उस समय गलती हो गई थी। अवंती सेन, विषकन्या मोहिनी से कहो कि निश्चल के शरीर में फैले विष को वो वापस अपने अंदर खींच ले। गुरुदेव का आदेश तो मानना ही होगा। अवंती सेन के आदेश पर जब मोहिनी ने निश्चल के शरीर का सारा विष वापस खींच लिया तो निश्चल जीवित होकर बैठ गया। ओह निश्चल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी महाराज।
अवंती सेन एवं धवल सिंह, तुम दोनों ही मेरी एक बात को गांठ बांध लो। जीवन में हर समय सूझबूझ से काम लेते हुए कभी भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। मानव अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा तो मानव और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। गुरुदेव, हम शर्मिंदा हैं कि आप जैसे गुरु के शिष्य होते हुए भी हमने गलत मार्ग चुना। अब कभी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अवंती सेन, तुम्हारी ललिता नाम की विवाह योग्य पुत्री है, तुम उसका विवाह धवल सिंह के पुत्र निश्चल के साथ कर दो। मैं भी इस संबंध को स्वीकार करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है गुरुदेव। तब शुभ मुहूर्त में खूब धूमधाम के साथ ललिता एवं निश्चल का विवाह हो गया। इस संबंध से अवंती सेन एवं धवल सिंह के संबंधों में पक्की प्रगाढ़ता आ गई और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।